वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम मोनेरा किंगडम शुरू करने वाले हैं। ये चैप्टर मैंने थोड़ा रिवर्स सीक्वेंस में कवर किया है। आप सबको पता है मैंने लास्ट के टॉपिक्स पहले कवर किए हैं एंड दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एक्चुअली दिस इज नॉट द फर्स्ट टॉपिक क्योंकि ये तो है किंगडम। हम इससे पहले किसकी बात करते हैं बच्चों? क्लासिफिकेशन सिस्टम की, राइट? तो क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जो है वो मैं कल अपलोड करूंगी, तो वो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक होगा। लेकिन जब ये फर्स्ट टॉपिक कवर होगा तो सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके होंगे क्योंकि मैंने रिवर्स ऑर्डर फॉलो करा है। तो आज हम मोनेरा किंगडम क्लोज करेंगे। दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ मोनेरा किंगडम। शुरू में जो पैटर्न है पढ़ाने का वो ये है कि शुरू में आपको बहुत सारी डिटेल्स पढ़ाई जाएंगी जो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स काउंट होते हैं। देन स्पेसिफिक हम आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे। यू बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ दो ग्रुप्स पढ़ेंगे मेनली, साइनो बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा। जितना भी कुछ है वो एनसीईआरटी, उसका एक्सप्लेनेशन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए ही बनाया गया है। आपको सब कुछ याद करना है, सब कुछ लिखना है, अपने दिमाग से कुछ भी कट नहीं करना है, ठीक है? ये बिल्कुल मिनिमल है, इससे कम से काम नहीं चले, ठीक है? तो शुरू करते हैं बिना देर की। मोनेरा, आप सबको पता है मोनेरा के अंदर सारे क्या आएंगे? बैक्टीरिया आएंगे। अगर इसके अंदर सारे बैक्टीरिया आएंगे तो पहली लाइन एनसीईआरटी की जस्टिफाई हो जाती है, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ दिस किंगडम, ठीक है? इसके बाद सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पर कोई है तो वो बैक्टीरिया है। मतलब मोनेरन सबसे ज्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में काउंट होते हैं। इसके बाद कुछ एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी लिखती है कि कहीं पर भी रह जाते हैं, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी रह जाते हैं। यू इमेजिन अ प्लेस, ये आपको वहां पर भी मिलेंगे। तो ये हर एक्सट्रीम हैबिटेट में ये मिल जाते हैं, नॉर्मल हैबिटेट में भी मिलेंगे और एक्सट्रीम में भी मिलेंगे। इसके अलावा आप इमेजिन करो कि हैंडफुल ऑफ सॉइल है, उसमें भी आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे। ये एनसीईआरटी की लाइंस है जो हम एनसीईआरटी जब ओपन करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। देन अगर हम इसके फॉर्म्स देखें तो यूनिसेल्युलर फॉर्म, आई एम रीडिंग ऑन दिस लाइन, आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लाइन, नॉट एग्जैक्टली रीडिंग। यूनिसेल्युलर फॉर्म मिलेगा आपको, कॉलोनियल कॉलोनीज भी बनाएंगे या फिर फिलामेंट्स की फॉर्म में होंगे। तो आपको सिंगल सेल के भी मिलेंगे या फिर सिंगल सेल्स जुड़कर कॉलोनीज बना रही है, या फिर मल्टी सेल्युलर फिलामेंट्स की भी फॉर्म में मिलेंगे आपको ऑर्गेनिजम्स। सारे क्या होंगे? प्रोकैरियोट्स। हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ चुके हैं और सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हमने ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स पढ़ लिए थे। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स है वो यहाँ पर अप्लाई हो जाएंगे। तो जेनेटिक मटेरियल आपको पता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होगा। जेनेटिक मटेरियल जिस रीजन में प्रेजेंट होगा उसे न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियोइड के अंदर डीएनए, आरएनए और पॉलीअमाइंस होंगे। आपको पता है यहाँ हिस्टोन्स प्रेजेंट नहीं होते जनरली। सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं मिलेगा। राइबोसोम 70s टाइप होंगे। इसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है कि वैसे तो ये बहुत सिंपल है स्ट्रक्चर में बट कॉम्प्लेक्स है बिहेवियर में। इतनी सिंपल स्ट्रक्चर हमें बीमार बना देती है। इतनी सिंपल स्ट्रक्चर एवोल्यूशन कॉज कर रही है आगे वाले ऑर्गेनिजम्स का। मतलब हम इतने एडवांस, इतनी सारी सेल्स है हमारे अंदर, इतने ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं हमारे अंदर, स्टिल हम एक सिंगल सेल से बीमार पड़ जाते हैं। तो ये सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इनकी मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना, इनकी फिजियोलॉजी को स्टडी करना, फिजियोलॉजी तो खैर खैर गलत वर्ड होगा क्योंकि ये जनरली सिंगल सेल के ही होते हैं। तो इनके मेटाबॉलिज्म को स्टडी करना एंड हाउ दिस मेटाबॉलिज्म इज अफेक्टिंग आवर मेटाबॉलिज्म, ये सारी चीजों की वजह से हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी मिलती है बेटा इसमें। इसका मतलब क्या होता है मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी? जैसे हम हैं, हम वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है, ह्यूमंस, राइट? वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। तो हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन बैक्टीरिया इतना सिंपल है, लेकिन इसके अंदर आपको ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलेगा, हेट्रोट्रॉफिक में भी होलोजोइक भी देखने को मिलेगा, सेप्रोफिटिक भी देखने को मिलेगा। 10th क्लास में सब कुछ पढ़कर आए हो। इसको डेफिनेशन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप पे पूछ लेना, आई टेल यू, ठीक है? तो ये ऑटोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक में भी सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो बहुत सारे न्यूट्रिशन शो करते हैं। इसलिए मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी में एक्सटेंसिव वर्ड यूज किया गया, ठीक है? ज्यादातर इनमें से क्या होता है? हेटेरोट्रॉफ। अगर आपसे पूछ ले कि तो अलग अलग तरीके से खाना बना रहे हैं, लेकिन ज्यादातर किससे खाना बनाते हैं? दे आर हेट्रोट्रॉफ, ये याद रखना। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किससे एसोसिएटेड रहेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। आप सबने मीजोसोम्स के बारे में पढ़ा है, तो मीजोसोम्स किसके एक्सटेंशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। मीजोसोम में क्या होता है? रेस्पिरेशन,
ठीक है। शेप के बेसिस पर 4 कैटेगरी है, ये मैंने आपको वहां पर भी बताया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में। स्फेरिकल जो होते हैं वो कोकस होते हैं, रॉड शेप बैसिलस हो जाएंगे, कोमा शेप विब्रियो, स्पाइरल शेप स्पाइरलम। बेटा ये क्वेश्चंस पहले जब नीट से भी पहले जब एआईपीएमटी होती थी तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चंस काउंट होते थे, बच्चे को याद रहता है। कोमा, विब्रियो, स्पाइरल, स्पाइरलम एग्जाम्पल हो गया, रॉड शेप का बैसिलस हो गया एंड स्फेरिकल का फोकस हो गया। ठीक है। रेस्पिरेशन अगर हम देखें तो इसमें 4 टर्म्स आएंगे बेटा, इनके एग्जाम्पल्स नहीं करने आपको मॉड्यूल में, और जो भी इंडस्ट्री की बुक्स आप पढ़ रहे हो या कोई भी हेल्प बुक पढ़ रहे होगे तो उसमें एग्जाम्पल्स होंगे। आपको एग्जाम्पल्स नहीं पूछते, आपको डेफिनेशन जरूर पूछ लेते हैं। जब वर्ड ऑब्लिगेट हो तो मतलब, ऑब्लिगेट है तो मतलब सिर्फ एक ही चीज उसके ऊपर अप्लाई हो रही है। जैसे लिखा ऑब्लिगेट एरो तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसके बिना वो सर्वाइव नहीं करेगा। लिखा ऑब्लिगेट एनएरोब तो उसे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑब्लिगेशन का मतलब है कंपल्शन, ये होना ही होना चाहिए। तो ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब उनको ऑक्सीजन चाहिए फॉर देयर सर्वाइव। ऑब्लिगेट एनएरोब्स का मतलब उनको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए फॉर देयर सर्वाइव। देन आता है वर्ड फैकल्टेटिव, इसका मतलब होता है ऑप्शनल। फैकल्टेटिव के साथ जो दूसरा शब्द जुड़ा होता है एक्चुअली इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जरूरत पड़ने पर वो वाला बिहेवियर शो करेगा। जैसे फैकल्टेटिव के साथ मैंने एनारोब लगा दिया, तो है तो वो एरोबिक बैक्टीरिया लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव कर जाएगा। फैकल्टेटिव के पीछे एरोब्स लगा दिया, तो है तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया लेकिन जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी सरवाइव कर जाएगा। तो ऑब्लिगेट का तो मतलब है कि जो कंडीशन है वो ऑब्लिगेट है, कंपल्सरी है। ऑब्लिगेट एरोब मतलब उसे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ऑब्लिगेट एनारोब मतलब उसे ऑक्सीजन की एब्सेंस चाहिए। और फैकल्टेटिव के साथ जो शब्द लगा देंगे एनारोब, जैसे फैकल्टेटिव के साथ मैंने एनारोब लगा दिया तो मतलब वो है एरोबिक बैक्टीरिया, जरूरत पड़ने पर एनारोबिक मोड को भी सरवाइव कर सकते। तो क्या लिखा है, एरोबिक बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन। ठीक है। फैकल्टेटिव के साथ एरोब लगाने से मतलब क्या हुआ, है तो वो एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया विच कैन सर्वाइव एरोबिक कंडीशन इफ रिक्वायर्ड, तो वो फैकल्टेटिव एरोब्स हो जाएंगे। डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। फैकल्टेटिव का मतलब है ऑप्शनल, उसके साथ जो भी वर्ड लगा होगा एक्चुअल में बैक्टीरिया वो नहीं है, वो जरूरत पड़ने पर वैसा बिहेवियर शो कर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर, कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन देख लेते हैं। न्यूट्रिशन आज के सेशन का आई थिंक लास्ट टॉपिक होगा। न्यूट्रिशन, फोटो न्यूट्रिशन का मतलब किस तरीके से खाना बना रहे हैं। तो एक कंडीशन है कि अपना खाना खुद बना, तो उसमें आता है फोटो ऑटोट्रॉफ। तो फोटो ऑटोट्रॉफ में क्या वो ऑक्सीजन भी मतलब बना सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पर हम सिर्फ जनरल बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, हम साइनो बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं, जनरल बैक्टीरिया की। तो जनरली बैक्टीरिया नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। अगर आपने 10th थोड़ा भी ढंग से पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग से ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर मॉलिक्यूल्स यूज नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो ये वाटर मॉलिक्यूल भी यूज नहीं कर रहे। ये है फोटो ऑटोट्रॉफ। इसके अंदर 2 कैटेगरी आती है, एक लीथो और एक ऑर्गेनो। अगेन एग्जांपल्स नहीं करने, मतलब समझ आना चाहिए। फोटो का मतलब हो गया कि एनर्जी सोर्स है लाइट। ठीक है, लाइट को यूज करेंगे, एनर्जी सोर्स क्या हो गया, लाइट। कार्बन सोर्स क्या है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन सोर्स क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर। अगर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, लिथो। अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो हम वर्ड क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनिक। तो हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉफ में 2 कैटेगरी आ जाती है, एक तो लिथो ऑटोट्रॉफ और एक ऑर्गेनो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब है कि लाइट एनर्जी को यूज किया जाएगा, ऑटो का मतलब है कि एटमॉस्फेरिक कार्बन को लिया जाएगा, कार्बन सोर्स एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होगा। और लिथो का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में बेटा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर भी चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड सीधे ही ग्लूकोज नहीं बनाती, कार्बन डाइऑक्साइड को और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर्स भी चाहिए रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनर्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो लिथो वर्ड यूज करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे तो ऑर्गेनो वर्ड यूज करेंगे। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि H2S, Na2H2O3। ठीक है, और यहाँ पर अमीनो एसिड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एक्सेट्रा। तो इतना समझ आया कि लाइट एनर्जी, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, एंड अगर इनऑर्गेनिक है तो लिथो लगा दो, ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनो लगा दो। इसके एग्जाम्पल कर लेना क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में दिया हुआ है। H2S को यूज करते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है,
तो ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में दिया हुआ है। तो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया फोटोलिथो ऑटोट्रॉफ्स है, ठीक है। अब दूसरा है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होंगे इसमें, ये जो हमने पढ़ा है कैटेगरी फोटो ऑटोट्रॉफ वाला, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होंगे, बेसिकली बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स होंगे, जैसे ABCDE तक होते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। उसके अलावा बैक्टीरियो परप्यूरिन होगा और बैक्टीरियो विरिडिन। तो बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो विरिडिन एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ठीक है। अब आता है हमारे पास दूसरी कैटेगरी, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, तो दूसरी कैटेगरी कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखो, खाना बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, एक लाइट एनर्जी, ठीक है, दूसरा कार्बन सोर्स और तीसरा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनर। तो उस रिस्पेक्ट में हमने फोटो ऑटोट्रॉफ पढ़े। अब यहाँ पर भी कीमोसिंथेटिक में भी क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी की जरूरत होगी, लेकिन क्या यहाँ लाइट एनर्जी की जरूरत है, नहीं। अगर लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं है तो क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, नहीं। तो ना तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होंगे और ना ही फोटोसिंथेसिस होगी, ये बात याद रखनी है। ना तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होंगे, ना ही फोटोसिंथेसिस होगा। और एनर्जी सोर्स क्या है, वो एनर्जी सोर्स लाइट एनर्जी तो है नहीं। तो जब भी कोई कंपाउंड ऑक्सीडाइज होता है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूटिलाइज करा जाएगा। तो केमिकल ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज किया जाएगा टू मेक द फूड। केमिकल ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे टू मेक द फूड। जब लाइट एनर्जी को यूज कर रहे थे तो क्या बोल रहे थे, फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है। अब क्या बोल देंगे, कीमो ऑटोट्रॉफ या कीमोसिंथेटिक, ये वर्ड यूज कर देंगे ना, क्योंकि केमिकल ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज। तो लिखा एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, दिस एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड टू एसिमिलेट कार्बन। तो यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन डोनर विल बी अ कंपाउंड अदर देन, वहां पर भी वाटर नहीं था तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होने वाली, वहां पर भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुई थी। वो नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस था, ये नॉन ऑक्सीजनिक कीमोसिंथेसिस। फर्क सिर्फ इतना, वहां लाइट एनर्जी यूटिलाइज हुई थी, यहाँ एनर्जी केमिकल ऑक्सीडेशन से रिलीज होने वाली एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे। अब ये जो एग्जाम्पल है ये आप पढ़ते हो अपने मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, तो जो बच्चे 10th से 11th में मूव किए उनके लिए नया हो जाएगा ये, लेकिन जो बच्चे रिपीटेड बैच में उनको ऑलरेडी पता है। तो ये मत समझना कि मैम एनसीईआरटी के बाहर का बता दिया, एनसीईआरटी में ही है, मिनरल न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में इधर ही पढ़ लो, क्योंकि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं मॉड्यूल में, तो आप यहीं पे पढ़ लो। अमोनिया से नाइट्राइट बनाया, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाया। अमोनिया से नाइट्राइट बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज है दैट इज नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाने के लिए जो बैक्टीरिया यूज है दैट इज नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टस। अब ये चारों बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, बिकॉज दे हेल्प इन नाइट्रेट फॉर्मेशन। तो अमोनिया से नाइट्राइट बनाए, नाइट्राइट से नाइट्रेट बनाए, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टस। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, एंड बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऐसे ही सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, वो हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीडाइज करेंगे, ये सल्फर को H2SO4 में ऑक्सीडाइज कर देंगे, ठीक है। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होगी उसको यूटिलाइज करके अपना खाना बनाएंगे। सल्फर बैक्टीरिया में एग्जाम्पल है, फर्स्ट वाले का बैगियाटोआ और सेकंड वाले का थायोबैसिलस, ठीक है। देन आयरन बैक्टीरिया, फेरस और फेरिक दो फॉर्म्स होती हैं, Fe2+ को किस में कन्वर्ट करा है, Fe3+ में। तो ये केमिकल ऑक्सीडेशन हो गया, इससे जो रिलीज हुई होगी एनर्जी, फेरोबैसिलस उस एनर्जी को यूज करके क्या बना लेता है, अपना खाना बना लेता है। तो ये हो गए कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। देन हमारे पास आता है हेट्रोट्रोफ्स। आपको पता है मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, हेट्रोट्रोफ, ठीक है। अब इसमें भी कैटेगरी आ जाएंगी। ओब्लिगेट सेप्रोट्रोफ का मतलब क्या हो गया कि हमेशा ही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना डिराइव करेगा। ओब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या हो गया कि हमेशा ही पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करेगा, अपने होस्ट से खाना लेगा। फैकल्टेटिव पैरासाइट, फैकल्टेटिव ऑप्शनल, पैरासाइट मतलब जरूरत पड़ने पर पैरासाइट बना है, तो एक्चुअल में क्या हुआ, सेप्रोफाइट। ऐसा सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफाइट जो कि जरूरत पड़ने पर पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकता है इफ रिक्वायर्ड, तो उसको फैकल्टेटिव पैरासाइट कहते हैं। फैकल्टेटिव मतलब ऑप्शनल, सेप्रोट्रॉफ मतलब ये एक्चुअल में क्या हुआ, सेप्रोट्रॉफ नहीं है, जरूरत पड़ने पर सेप्रोट्रॉफ बन रहा है। एक्चुअल में क्या है बेटा, ये एक्चुअल में ये है पैरासाइट। तो ऐसा पैरासाइट जो जरूरत पड़ने पर सेप्रोट्रॉफ की तरह बिहेव करे। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया क्या होता है, ये दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या करेंगे, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहेंगे। सिम्बायोटिक वर्ड अगेन रिपीटर बैच के बच्चों को तो पता है, जहां म्यूचुअल बेनिफिट हो,
11th क्लास के बच्चों के लिए, जहाँ म्यूचुअल बेनिफिट है, उसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पर बैक्टीरिया क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उससे ऐसे नाइट्राइट बनाना या नाइट्रेट बनाना, या फिर आप मान लीजिए अमोनिया बनाना, अमोनियम आयंस बनाना, ऐसा कुछ कर देगा। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाने वाले बैक्टीरिया जो है वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इसकी भी डिटेलिंग हम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। सिम्बायोसिस का मतलब है कि दोनों ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रह रहे हैं, दे विल बी म्यूचुअली बेनिफिटेड विद ईच अदर, एक दूसरे से फायदा होगा उन्हें। तो ये जो बैक्टीरिया उनको नाइट्रोजन की प्रोडक्ट्स बना के देते हैं, बदले में वो बैक्टीरिया को एनर्जी शेल्टर देते हैं। ठीक है, तो इसमें राइजोबियम फ्रैंकिया एग्जाम्पल है, ये भी आपके एनसीईआरटी मिनरल न्यूट्रिशन से एग्जाम्पल ले गए, राइजोबियम फ्रैंकिया। तो ये मैंने आपको बता दिया है पूरा आज का सेशन मोनेरा का पार्ट 1। अब हमने न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन डिस्कस कर लिया, बेसिक फीचर्स डिस्कस कर लिए मोनेरा के। ज्यादातर सारे फीचर जो प्रोकैरियोटिक सेल वाले हैं वही अप्लाई होंगे। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट मोनेरा का रिलीज करूंगी, जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में एंड इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंस है और जो हार्मफुल एक्टिविटीज है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले चलिए ठीक है, हम पहले रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम एक बार एनसीईआरटी विजिट करेंगे। तो इस वीडियो में एनसीईआरटी विजिट नहीं करी, नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन वाला पार्ट कवर करके देन विल विजिट एनसीईआरटी। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।